बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। अगर आज के हम प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है, जिस पे हम करेंगे। और भी हैं जो रनिंग ऑर्डर में हैं, तो जब वो कुछ जैसे कि इजराइल हमास संघर्ष पे तो रोज ही समाचार रहता है, रूस यूक्रेन पे रहता है, तो जब कोई नया डेवलपमेंट होता है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। वैसे आज 3 मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है कि 6 मार्च को जो केरल के मंत्रिमंडल ने केरल में एक एक प्रस्ताव पारित करके जो है मानव वन्य जीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। यानी कि जो मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना थी उसको राज्य स्तरीय आपदा घोषित कर दिया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों किया है, इसको हम इसमें समझेंगे। ठीक है। कुछ दिन पहले याद होगा हम इसको पढ़ाए भी थे कि केरल की जो मंत्रिमंडल ने या केरल की इवन दैट विधानसभा ने सर्वसम्मत से केंद्र सरकार से एक जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 2 धाराओं में परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए जो है सिफारिश की थी। ठीक है। उसके बाद फिर एक घटना हुई थी हाथी से कुछ लोगों की जान जाने की, उसको देखते हुए केरल सरकार ने उसको मानव वन्यजीव संघर्ष को जो है राज्य आपदा स्तरीय आपदा घोषित कर दिया है। तो अब उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा है स्वीडन जो स्कैंडिनेवियाई देश है वह अपने 200 सालों की परिपाटी को छोड़ते हुए नाटो का सदस्य बन गया है। कल ही जो है वो उसके स्वीडन के प्रधानमंत्री जो है अमेरिका में गए थे, उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री को अपना जो है अनुरोध पत्र स्वीकारा है, जिसको अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है। और इसके पहले पिछले साल अप्रैल माह में जो है फिनलैंड शामिल हो चुका है। तो इन दोनों का शामिल होना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों लोग अभी तक जो है नाटो से बाहर थे और एक जो है गुट निरपेक्ष, यानी उनका जो है यूरोप में अपना एक गुट निरपेक्ष की व्यवस्था थी, खासतौर से स्वीडन की। तो अब इसका शामिल होना महत्वपूर्ण घटना ही है, इसको हम समझेंगे खासतौर से रूस यूक्रेन के संघर्ष में और रूस और पश्चिम के संबंधों को देखते हुए। ठीक है। जहां तक तीसरा समाचार है, इंडिया एआई मिशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने ये 10,372 या 371.93 यानी 372 करोड़ की ये योजना है जो भारत में एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। ठीक है। तो आइए हम इन्हीं 3 मुद्दों पे एक एक करके विश्लेषित करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये देखिए जंगली हाथी, और ये मामला जो है आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि समाचारों में काफ़ी दिनों से पिछले कि केरल में जो है हाथियों ने जो है कई लोगों को जान से मार दिया है। और वन्य जीव कई लोग, मतलब अगर देखा जाए तो 2-3 लोग, उसमें से राहुल गांधी जी के क्षेत्र जो है चुनाव क्षेत्र वायनाड में ही 1-2 घटनाएं हुई हैं। और इसको लेकर केरल के लोगों में काफ़ी जो है एक तरह से विद्रोह वाली स्थिति है और केरल की सरकार पे दबाव है कि वो इस चीज़ को इसके लिए कुछ कदम उठाए। इसको देखते हुए केरल की विधानसभा ने कुछ दिन पहले जो है प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से अनुमति कही थी कि वो चेंज करे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को तो चेंज करके कुछ उसमें चेंज करे ताकि इस समस्या को रोका जा सके। उसके उस प्रस्ताव के कुछ दिन बाद ही, 1-2 दिन बाद भी पुनः एक जो है घटना हो जाती है। और इस वर्ष अभी देखा जाए तो 2 महीने ही बीते हैं, इस वर्ष 9 लोगों की जान जा चुकी है मानव वन्यजीव संघर्ष में। ठीक है। तो ये गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर केरल की सरकार पे दबाव है, चुनाव का समय है, ऐसे में दबाव होना और लाजमी बात है। और एक गंभीर मुद्दा है मानव वन्यजीव संघर्ष को, जिसको हमने उस समय कुछ दिन पहले बताया था, उसको फिर भी समझा देते हैं। और ये जो जो है केरल की सरकार ने जब ये किया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को उसने राज्य स्तरीय आपदा घोषित कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, इसका क्या प्रभाव होगा, इसको हम समझते हैं। जैसे कि इसको करने के पीछे वजह होगी कि इसके जरिए जो समस्या है उसको हल करना चाह रही होगी, तभी राज्य सरकार ने ऐसा किया है। तो कैसे ये उस समस्या को हल करने में राज्य सरकार की मदद कर सकती है, इसको आइए हम समझते हैं। तो मुद्दा क्या है, तो मुद्दा ये है कि केरल कैबिनेट ने 6 मार्च को ही मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को राज्य विशिष्ट आपदा
घोषित किया तथा राज्य में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया। अब मानव पशु संघर्ष में की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, इसको आप राज्य स्तरीय आपदा घोषित करते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हो जाएगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा बताएं कि मानव वन्यजीव संघर्ष क्या होता है, तो देखिए कोई भी ऐसा संघर्ष मतलब जो वन्य जीव और मनुष्य का ऐसा संपर्क, चाहे मैनमेड या चाहे प्राकृतिक कारणों से होता हो, जिसके कारण मनुष्य के आर्थिक, जो है पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र को या उसके जीवन को या जो वन्य जीव है उसके जीवन को खतरा पहुंचता है, तो उसको हम मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में देखते हैं। और जैसे जैसे देखा जा रहा है कि जिस तरह की जो है खेती बाड़ी या जिस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र हो रहा है, जिस तरह से विकास कार्य चलने से जो है जानवरों के इकोलॉजिकल सिस्टम को खंडित करना पड़ रहा है, जैसे उसमें से खास तौर से जो लीनियर डेवलपमेंट है, जैसे सड़क है, रेलवे लाइन है, हाईवे है, नहर है, इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है जानवरों के जो क्षेत्र है उनको विखंडित कर देती है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं मानव वन्यजीव पशु संघर्ष जो है मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती रहती है। ये घटनाएं केरल में भी काफी देखी गई है, और इस वर्ष ही वहां पे अभी 2 महीने भी नहीं हुए 9 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये केरल का मामला है, पूरे भारत में भी इस तरह की घटनाएं देखी जाती रही हैं। और अगर आंकड़े देखा जाए पिछले लोकसभा की, तो 19 से लेके 22-23 के दौरान ही 1500 से ज्यादा लोगों की जान जो है इसमें जा चुकी है। ठीक है, तो वो जब हम देखते हैं, अब समझते हैं कि इसमें ये मांग क्यों की गई, क्योंकि अभी केरल में ये समस्याएं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और केरल सरकार ने इसी को देखते हुए जो है अभी राज्य सरकार जो है केरल विधानसभा ने एक मांग की थी कि जो है केंद्र सरकार जो है एक प्रस्ताव वो जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुछ परिवर्तन करे, ताकि उसमें दो परिवर्तन की बात की गई थी। एक तो जंगली सुअर को जो है वो कर सकते हो हिंसक जानवर या वर्मिन का घोषित कर दे, जिससे उसका शिकार करना आम लोग शिकार करके उसको रोक सकते हैं। दूसरा, हाथी मतलब जो हाथी और जंगली जानवरों के लिए जो है, तो उसमें एक एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का एक प्रावधान था, जिसके लिए चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जो राज्य स्तर पे एक ही होता है, उसके लेवल पे किसी ऐसे जानवर को जिसके किसी उसको मतलब अब उसको उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता है, या व्यापक जनहानि मानी जो लोगों की जान का दुश्मन पड़ गया है, तो उसको मारने का आदेश सिर्फ वही चीफ जो है फॉरेस्ट वार्डन दे सकता है। उसको राज्य सरकार चाह रही थी कि इसको जो रेंज लेवल के जो है वन विभाग के अधिकारियों को दिया जाए। ठीक है, तो वो अभी तक हो नहीं पाया, तो कुछ न कुछ उसको करना था। तो ऐसे में ये जो लाया गया है मानव वन्यजीव संघर्ष, उसमें एक नवीन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि जो इससे अगर देखा जाए, अभी देखेंगे क्या फायदा होता है, लेकिन इसके लिए जो प्रणाली आई है, या उसको हम समझ लें कि इसको लाने से जो प्रणाली हो गई है कि अभी तक जो मानव वन्यजीव संघर्ष को के मामले आते थे, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी वन वन विभाग की होती थी, और वन विभाग जो है वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वो बधा होता था, जिसके पास जो है स्थानीय स्तर पे बहुत ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाने की नहीं होती थी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में भी बहुत कुछ नहीं कर सकता था, कि एक केंद्रीय स्तर का एक कड़ा विधान था जो उनके हाथ रोके थे। ऐसे में अब अगर इसको राज्य स्तरीय आपदा बना दिया गया है, तो अब मानव वन्यजीव संघर्ष की कोई भी घटना, जब तक ये लागू रहेगा ये प्रावधान कि ये राज्य स्तरीय आपदा है, तब तक इसकी जो है आपदा का नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है राज्य स्तर पे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, हमारे यहाँ आपदाओं के जो है प्रबंधन को लेकर पूरे देश के स्तर पे एक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, और उसके नीचे फिर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे होता है। ये एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये व्यवस्था की गई है।
और उसी एक्ट में यह भी कहा गया है जब आपदाएं प्रभावित रहती हैं तो आपदाओं के दौरान उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को किसी भी कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, यानी जो संवैधानिक कोर्ट है उसको छोड़कर किसी भी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। और साथ ही जब आपदा प्रबंधन लागू रहता है तो अन्य कानूनों पर आपदा प्रबंधन का प्रभाव जो है वो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रभावी हो जाता है। अब ऐसे में अब जैसे राज्य ने इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया है तो अब ये राज्य आपदा है, तो इसलिए इसकी आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य स्तर पे किसकी हो जाएगी? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और उसके नियंत्रण में भी चलेगा। इसलिए इसको लेकर 4 स्तरीय प्रणाली बनाई गई है। पहले पे राज्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता और मंत्रियों की अध्यक्षता में जो मेन है, उसके बाद जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और सचिवों की अध्यक्षता में जो है राज्य स्तरीय निगरानी प्रणाली है। उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो है जिला आपदा प्रबंधन प्रणाली है और उसके नीचे स्थानीय स्तर पर सतर्कता निगरानी प्रणाली है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो है अंतर्गत काम करता है, उसके दिशा निर्देशों के आधार पे काम किया जाएगा। अब अगर ये जब तक आपदा इसको माना जाता रहेगा राज्य स्तर का, कोई मानव वन्य जीव संघर्ष होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अपने लेवल पे निर्देश देने के लिए सक्षम हो जाएगा। अब उसे वो जो एक्ट प्रभावी था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत जो राज्य स्तर का चीफ वार्डन था उसको देखना पड़ता था या वन विभाग की मुख्य भूमिका होती थी, अब प्रशासन की भूमिका। और इसके लिए अगर कोई कार्रवाई राज्य सरकार जो है प्रशासनिक व्यक्ति कार्रवाई करती है, यानी किसी की जानवर की जान जाती भी है, इस तरह से लेती है, तो वो किसी न्यायालय में, यानी कम से कम जो लोअर कोर्ट में नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पे राज्य सरकार अपने लिए करेगी। यानी कहीं ना कहीं इस मामले को त्वरित रूप से हल करने के लिए ये सारी चीजें की गई है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं, ये पूरे प्रक्रिया है। देखिए, एक बार जब किसी मुद्दे को राज्य विशिष्ट आपदा या राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्य सभी मानदंडों को दरकिनार कर देता है और इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए किया जा सकता है। बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसी तरह की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी और राज्य ने चीफ वार्डन के से लेकर जो है स्थानीय लेवल तक उसको जो जानवरों को मारने की बात की गई थी उसको लिए जो है केंद्र सरकार से जो है अनुमति जो प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अभी पे उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। तो ऐसे में राज्य के पास यही एक विकल्प था कि उसको राज्य आपदा घोषित करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके त्वरित रूप से। अब प्रश्न है कि क्या ये जो केरल ने ये किया है, ये पहली बार किसी इस तरह की चीजों को राज्य आपदा की गई है? नहीं, इस तरह के और भी प्रावधान होते रहे हैं। कहीं पे ओलावृष्टि को राज्य आपदा घोषित कर दिया जाता है, कहीं पे गर्मी को कर दिया जाता है, और उड़ीसा इसके पहले सर्पदंश को भी राज्य आपदा घोषित कर दी है। तो राज्य आपदा घोषित करने के कारण ये होता है कि उस मसले को बड़े, जैसे आपदा आती है ना, आपदा में सब कुछ छोड़ के आदमी उसके नियंत्रण पे काम करता है, तो ये उससे प्रभावी हो जाता है। अब जहां तक एक है इस पे एक इसी विषय पे एक जो है एक लेख है आज के द इंडियन एक्सप्रेस में, ये लेख क्या बल्कि संपादकीय है। उसमें ये कहा गया है कि ये ठीक है, ये किया जा रहा है, लेकिन ये समस्या जो है ये एक सिर्फ केरल की नहीं है और इसको सिर्फ कह सकते हो कि जानवरों की जान लेने या इस तरह से नहीं होगा। इसको गंभीर एक प्रश्न है, इस पे गंभीर प्रयास भी करने होंगे। इसी को लेकर है। तो देखिए, ये है कि मानव पर संघर्ष निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एडिटोरियल में है, जो है उसके द इंडियन एक्सप्रेस के, तो उसमें है कि मनुष्यों और वन्य जीवों की जगह के बीच की जगह की लड़ाई जान, संपत्ति और आजीविका के नुकसान की रिपोर्ट करने वाले केरल एकमात्र राज्य नहीं है। 2022 में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था वह 19 से लेकर 2019-20 से लेकर 21-22 में के बीच हाथियों के हमले, हाथियों से ही 1500 से अधिक लोगों की जान गई है और 19 से लेकर 21 2 साल में बाघों से 125 इंसानों की जान जा चुकी है। यानी एक बड़ा और गंभीर समस्या है। और ये तो लोगों की जान गई है, जानवरों की कितनी जान गई है वो भी कम बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें सिर्फ इंसानों की ही जान नहीं जाती है, जानवरों को भी जान जाती है। और ऐसे में जंगलों, इसको बताते हैं कि जो जंगलों में क्या कारण है कि कम होना,
वन्यजीव विशेष रूप से हाथी और तेंदुए मानव आबादी के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में बिखर गए हैं। संघर्ष तब और तेज हो जाता है जब लोग सर्च लाइट, पटाखों और बंदूकों से जानवरों को भगाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे और भी आक्रामक हो जाते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है। इसको लेकर किया जाना क्या चाहिए? जैसे अभी मांग उठ रही है कि उन जानवरों को मारा जाए तेजी से, चाहे अगर वो प्रस्ताव भी जो पारित किया गया था उसमें भी यही कहा गया था कि लोकल लेवल के अथॉरिटी को हो कि ऐसी जानवरों की जान ली जा सके। या अब आपदा प्रबंधन है तो निश्चित रूप से अब तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही अपनी लेवल पे जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो आदेश दे सकता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि इससे जो है कि लोग त्वरित हल हो जाए कि उस जानवर की जान ले लो और लोगों की जान बचा सको। लेकिन ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। इसको इतने आसानी से समझेंगे तो कहीं ना कहीं मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देश को अपनी जो है विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ साथ संरक्षण को भी संतुलित करने पर गंभीर होना पड़ेगा। अध्ययन बताते हैं कि देश में अधिकांश संरक्षित क्षेत्रों की वहन क्षमता का अध्ययन नहीं किया गया है, यानी कि वहां पे कितने जानवर रह सकते हैं, उनकी कितनी प्रोटेक्शन क्षमता है, उसको अध्ययन ही नहीं किया गया है और एरिया को प्रोटेक्टेड बना दिया गया है। तो वहां पे जब जानवर, एक से ज्यादा जानवर या जानवरों की संख्या जो पारिस्थितिकी दृष्टि से कम होगी, मतलब उनका क्षेत्रफल कम होगा, तो निश्चित रूप से वो मानव क्षेत्रों में ही आएंगे। तो ये एक है कि साइंटिफिक अध्ययन नहीं किया जा रहा है संरक्षित क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने को लेकर। दूसरा, जो विकास परियोजनाएं बनाई जा रही हैं वो वन्य जीवों के आवासों को खंडित कर देती हैं। जैसे उसमें भी जैसे जो वन है, तो वन्य जीव में कोई अगर सड़क गुजर गई, रेलवे लाइन गुजर गई, जो नहर गुजर गई, इस तरह की चीजें गुजरने से जो है कहीं ना कहीं वन्य जीवों का जो दायरा होता है वो खंडित हो जाता है। और उस खंडित होने के कारण उनको उनका जगह छोटा पड़ जाता है और ऐसे में अक्सर वो मानव के संघर्ष उनका होता दिखता है। ठीक है। और भी कई सारी चीजें, जैसे केरल में है कि खेती आदि से लोग परेशान थे तो खेतों को अपने दूर करते जा रहे हैं, तो हाथियां और दूर जो है खेतों से नहीं मिल रही है तो और गांव में घरों में घुस रही हैं। तो कई और भी सारी चीजें हैं जो इस चीज को, चुनौती को बढ़ा रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से इस पे थोड़ा सा ध्यान हमें ज्यादा गंभीरता से देना चाहिए। ठीक है। दूसरा समाचार हमारा जो है एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है, जिसमें जो है स्वीडन अपने 200 वर्षों की परिपाटी को, देखिए लिखा भी है, स्वीडन का नाटो में शामिल होना, 200 वर्षों की परिपाटी का टूटना। तो कहीं एक बड़ी घटना है। जब कोई 200 वर्ष की परिपाटी टूटी है तो निश्चित रूप से उसको टूटने के पीछे कारण भी गंभीर रहा होगा। नाटो अगर देखा जाए तो 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है, उसमें अमेरिका केंद्रित है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। और यह एक सामूहिक रक्षा सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें होता है कि एक उसके सदस्य पर, किसी एक पर, एक सभी के लिए, सभी एक के लिए, यानी उसके सदस्य पर कोई हमला करता है तो वो पूरे नाटो सदस्यों पर हमला मारा जाएगा और नाटो के सभी सदस्य उस सदस्य के हमले के प्रतिकार में कार्रवाई करने के लिए ड्यूटी बाइंड है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत वो बांध हैं कार्रवाई करने के लिए। जैसे अगर स्वीडन नाटो में शामिल हो जाता है और स्वीडन से जो है रूस का हमला होता है, रूस अगर स्वीडन पे हमला करता है तो पूरे के पूरे जो नाटो देश हैं, स्वीडन को लेकर 32 देश, अब वह रूस के साथ हमला करेंगे ही करेंगे। अभी यूक्रेन में क्या है, वो सैन्य जो है साजो सामान और पैसा आदि दे रहे हैं, सेना नहीं भेज रहे हैं। लेकिन अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो नाटो के सदस्य देश उसमें शामिल होने के लिए ड्यूटी बाउंड होते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रूस यूक्रेन की घटना को देखते हुए फिनलैंड भी शामिल हुआ है और स्वीडन भी शामिल हुआ है। और स्वीडन का शामिल होना एक बड़ी घटना है, क्योंकि पिछले 200 वर्षों से स्वीडन किसी भी गुट में शामिल होने का पक्षधर नहीं रहा था। यहां तक कि जो है विश्व युद्ध के बाद से, जो विश्व युद्ध और उसके बाद से जो शीत युद्ध का दौर था जिसमें नाटो का हुआ था, उसमें भी जो है स्वीडन अपना अलग से अपनी व्यवस्था रखता था। और ये एक अलग जो है गुट निरपेक्षता वाली नीति कहा जाती थी, सैन्य गुट से निरपेक्षता वाली यूरोप में, उसका अलग हटना, इसमें शामिल होना एक प्रमुख घटना है। तो इसलिए इसको हमें देखना जरूरी है। चर्चा में क्यों है तो देख लीजिए कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 2 साल बाद स्वीडन गुरुवार 7 मार्च को वाशिंगटन में नाटो संगठन में शामिल हो गया है।
और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने स्वीडन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या थी? किसी भी सैन्य गुटों में हमें शामिल नहीं होना है और हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और इस तरह के लिए काम करना है। स्टॉकहोम और इस तरह की चीजें, आप नाम स्टॉकहोम तो नाम सुने ही है। लेकिन अब इस रूस यूक्रेन के बाद इसने निष्कर्ष निकाला कि गठबंधन से जुड़ाव ही स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र की सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी हो सकती है, ऐसा स्वीडन के अब सरकार का मानना है। और स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन ने गुरुवार को अमेरिकी सरकार को अंतिम दस्तावेज सौंप दिए, जो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों के समर्थन को सुरक्षित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या है? अब जैसे नाटो में सम्मिलित हुआ तो नाटो को भी थोड़ा देख लें। क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो धड़े बन गए थे, तो सोवियत संघ का जो है जो प्रसार जो है उत्तर के देश, मतलब ये सॉरी पश्चिमी यूरोप के देशों में न हो या सोवियत संघ का प्रसार न हो, इसको लेते हुए अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन बनाया गया था। ये बना था 1949 में। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक रक्षा गठबंधन है जिसका गठन साल 1949 में किया गया था। इस संगठन के देशों पर अगर कोई हमला करता है तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे और विरोधी देश का एक साथ हमला करेंगे। ठीक, इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं, तुर्की भी शामिल है। और रूस से यूरोप को बचाने के लिए नाटो की शुरुआत हुई थी और अभी तक नाटो में 31 सदस्य देश थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 32 देश हो गए हैं। देखिए, ये कैसा है? सामूहिक रक्षा संगठन। एक रक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर ये किया गया है। और जो यूएनओ है वो सामूहिक सुरक्षा संगठन है। अब अगर थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ते होंगे आईआर में तो जान जाएंगे। सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूएनओ की है, सुरक्षा परिषद की है। ये है सामूहिक रक्षा संगठन, जो कि देशों के, जिन देशों ने इसमें गठबंधन किया है उनकी ये होती है। जैसे होता है ना, दोस्त यार रहते हैं कि एक दोस्त पे हमला होता है तो सभी दोस्त मिलके मारने चले जाते हैं, उसी तरह का काम नाटो का है कि नाटो के सदस्य पे कोई एक देश अगर कोई हमला, कोई भी देश अगर नाटो के किसी सदस्य पे हमला करता है तो बाकी के देश उस पे जो है क्या करते हैं? उस पे हमला करते हैं। इससे अच्छा ये होता है कि भाई अब आपको 32 देशों से हमला करना है तो शायद सुरक्षा बच जाती है। लेकिन अगर 32 देशों में से कोई ऐसा देश है जो सबसे झगड़ा करता रहे तो आपको दिन भर जो है झगड़े ही, जैसे आपका कोई दोस्त हो, 10 दोस्त का समूह हो, अब दोनों में ये हो गया कि भाई कोई भी किसी से भी झगड़ा होगा तो सभी लोग उस पर मार करेंगे। तो ये तो हो सकता है कि भाई अब ये दिखेगा कि 10 दोस्त हैं, लेकिन उसमें से कोई शैतान हो, वो सबसे अब सोचता होगा कि हम तो सुरक्षित हो ही गए हैं, अब सबसे झगड़ा ही फांदते रहो, तो बाकी के 9 को उसके झगड़े सुलझाने पड़ते हैं। नाटो की यही स्थिति है अमेरिका के साथ। सुरक्षा पता नहीं कितना मिला, लेकिन लड़ते तो बेचारे हमेशा रहते हैं। यही नाटो की आलोचना की जाती है कि अमेरिका जहां लड़ने जाता है नाटो को वहां जाना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका कहीं भी युद्ध फाने रहता है, ठीक है, उसकी कहीं भी सुरक्षा दिक्कत होती रहती है। और इसमें यह भी है कि जो बाकी देश है, चूंकि एक सैन्य संगठन है ना, सैन्य संगठन में जो है अपने सेनाएं तैयारी उस तरह से करना पड़ता है। और इवन दैट कई सारे इसमें जो देश हैं, फ्रांस को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देश, जैसे ब्रिटेन है, उसके पास उसके न्यूक्लियर आर्सेनल भी माना जाता है कि वो अमेरिका के ही निर्देशन पे चलता है। हालांकि नाटो में जो है फ्रांस जो है इसको अपने आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल को बचा रखा हुआ है। तो अब वो जैसी है उसके बारे में हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि यही है कि एक सबके लिए सभी एक के लिए वाले सिद्धांत पर ये काम करता है। और स्वीडन का नाटो में जुड़ाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्वीडन और फिनलैंड, पिछले साल फिनलैंड हुआ था, इस साल स्वीडन हुआ है, ये दोनों देश अभी तक जो है इस व्यवस्था में नहीं रहे थे। और फिनलैंड तो एकदम बिल्कुल रूस से सटा हुआ है और रूस के साथ वो जो है 1300 किलोमीटर, और ये स्वीडन भी मिला लो तो 1340 किलोमीटर की सीमाएं साझा करते हैं। और ये दशकों में सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव है नाटो के लिए। ये कौन कह रहा? ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहा है कि स्वीडन के शामिल होने से नाटो पहले से अधिक एकजुट, दृढ़ और गतिशील हो गया है। क्योंकि अब क्या है कि नाटो
रूस के सीमाओं के साथ लगे हुए देशों के साथ आ गया है और स्वीडन के पास भी जो अपने रक्षा तंत्र थे उसकी भी मजबूती किसको मिलेगी, नाटो को मिलेगी। ठीक है, देखिए स्वीडन नाटो सेनाओं में अत्यधिक पनडुब्बियां और घरेलू स्तर पर निर्मित ग्रिपेन लड़ाकू जेट ये सब रखता है, तो ये सारी चीजें नाटो को मिलेगी और नाटो की सामूहिक सुरक्षा का जो है क्या कह सकते हो एक आश्वासन वह स्वीडन को मिलेगा। तो स्वीडन का नाटो में शामिल होना 20 वर्षों की परपाटी का टूटना क्यों है, तो देखिए लाभ तो उसको मिलेगा, नाटो की आम रक्षा गारंटी से लाभ तो होगा, इसीलिए स्वीडन के लोगों में भी इसको लेकर जो है एक माहौल बना और वो उसमें शामिल हो गए। और देखा जाए तो पिछले 2 दशकों से नाटो के करीब स्वीडन धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन ये नाटो की सदस्यता और अतीक से एक स्पष्ट अलगाव का प्रतीक है, क्योंकि 200 वर्षों से स्वीडन ने सैन्य गठबंधनों में परहेज किया है और युद्ध के समय हमेशा अपना क्या है तटस्थ रुख अपनाया है। इसको स्वीडेनियन अप्रोच बोला जाता है कि युद्ध में वो स्वीडन हमेशा तटस्थ रहा है, इसको अपनाया था और यहां से फिर अगर चेंज हो रहा है तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वीडन अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भी इसने अपने आप को मानव अधिकारों के चैंपियन के रूप में अपने अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित की थी। हालांकि अब इसमें जब शामिल हो ही गया है तो अब उसके जैसे अब चलो फिर वही 32 लोगों के साथ अपनी चीजों को लड़ाई करो। और देखा जाए तो फिनलैंड जो है अप्रैल 2023 में जब शामिल हुआ था, उसी के साथ साथ जो है स्वीडन ने भी वो अपना आवेदन किया था, लेकिन तुर्की और हंगरी दो ऐसे देश थे जिन जो इस पे रोक लगा रहे थे, लेकिन जो है अभी जनवरी में तुर्की ने दे दिया है और हंगरी ने भी अभी फरवरी में दे दिया है, इसके साथ ये जुड़ाव हो गया है। अब प्रश्न है, ये सब तो देख लिया, रूस पर प्रतिक्रिया क्या आई है, तो देखिए रूस की प्रतिक्रिया आई है कि अनिर्दिष्ट है कि वो राजनीतिक सैन्य और इस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर जब फिनलैंड जुड़ा था तो फिनलैंड से तो उसकी बहुत सारी सेनाएं जुड़ती है, तो उसने कहा था कि अगर फिनलैंड अगर इस तरह की कोई चीज करता है या हमारी सीमाओं पर सैन्य जमावड़ा होता है तो उसका जो है रूस प्रत्युत्तर करेगा। और फिनलैंड के समय जो है हालांकि नाटो ने कहा था कि उससे रूस को खतरा नहीं होना चाहिए, अपनी सुरक्षा को लेकर होता है। और अभी तो आप देख ही रहे थे कि यूक्रेन के मामले में रूस ने कह ही दिया है कि हम जो है परमाणु युद्ध की तरफ जाएगा, और उसने उसके बाद अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी उसी तरह का एक छोड़ा है, जो है परीक्षण किया है। तो ये सब चीजें चल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वीडन का फिनलैंड का जाना, फिर स्वीडन का जाना तो एक तरह से रूस के लिए काफी बड़ा झटका है साइकोलॉजिकल। फिनलैंड का जुड़ना वो एक वास्तविकता के आधार पे बहुत बड़ी सीमाएं उसके साथ साझा करता है रूस, तो उसका जाना एक खतरा वो था ही। स्वीडन जो है एक यूरोप में एक कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिकली दोनों पक्षों से दूर रहता था, युद्ध से दूर रहता था, अगर उसका भी जाना। और कहीं ना कहीं ये रूस पे अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक रूप से जो है रूस पर जो है रूस को जो यूक्रेन हमला किया था उसमें एक वजह यह भी थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, तो ऐसे में इनडायरेक्ट ही वजह थी कि नाटो में शामिल होना चाहता है। और यूक्रेन के युद्ध के कारण दो ऐसे देश नाटो में शामिल हो गए थे जो शायद अपने को न्यूट्रलिटी लिए हुए थी। और स्वीडन तो पिछले 200 सालों से 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, लेकिन उसने अपने आप को युद्ध में अपने आप को न्यूट्रल ही रखने की अपनी विचारधारा को उसने रखा था। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं रूस के लिए बहुत बेहतर चीज तो नहीं कही जा सकती है, इसलिए रूस जो है उसकी कटु जो है आलोचना भी किया है। जो तीसरा समाचार है इंडिया एआई मिशन, ये पिछले साल ही प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषित किया था। इसको कार्यान्वित करने को लेकर जो है 10,372 करोड़ रुपए की एक कंप्यूटर एआई कंप्यूटिंग योजना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की या क्षमता स्थापित करने की ये योजना कल ही जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, मिशन क्या है, मिशन का क्या लक्ष्य है और इसको कार्यान्वयन करने की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी। ठीक है, उसमें कैसे कैसे क्या किया गया बताया गया है, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च को अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार क्या करेगी, देश में एआई कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने वाले निजी कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए धन आवंटित करेगी और एआई
स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग की भी आवंटित करेगी और अन्य चीजों के अलावा गैर व्यक्तिगत डेटा को क्यूरेट करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करेगी। यानी ये जो पैसा है इसके तहत निजी क्षेत्र के साथ जुड़कर जो है निजी कंपनियों को सब्सिडी देगी, जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी कि वो यहाँ पे एआई कंप्यूटिंग क्षमता को स्थापित करें। साथ ही में जो स्टार्टअप हैं उनको सीड फंडिंग या जरूरत पे जो उन्हें शुरुआती जो फंडिंग की जरूरत होगी स्टार्टअप कंपनियों को, उनको स्टार्टअप एआई कंपनियों को उनको भी पैसा देगी फंडिंग करेगी और क्यूरेटिव मिशन भी चलाएगी। और साथ ही में सरकार इसको लेकर एआई इंडिया इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स योजना भी तैयार करने की है कि भारत को एआई के लेकर स्किल किया जाए या शिक्षा के क्षेत्र में एआई के महत्व को बढ़ाया जाए या एआई के कार्यक्रमों को शिक्षा में बढ़ाया जाए, खासतौर से टायर 2 और टायर 3 शहरों में। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है, तो समझ ही लिए हैं इसमें एआई मिशन क्या है, इंडिया एआई मिशन क्या है। तो देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री ने इस मिशन की घोषणा की थी और कहा था कि इसका उद्देश्य देश के भीतर एआई की कंप्यूटिंग शक्तियों को स्थापित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो गणनात्मक क्षमता है उसको स्थापित करने के लिए ये लाया गया है। इससे स्टार्टअप और उद्यमियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर ये लाया गया है कि हमें एआई की कंप्यूटिंग शक्तियों को भारत में बढ़ावा देना है, जिससे कृषि में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सेवा क्षेत्र में जो है एआई के अनुप्रयोग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए और आर्टिफिशियल लेड ग्रोथ को क्या किया जाए, महत्व दिया जाए, ताकि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ भारत उठा सके। और अब इस मिशन के तहत जब ये शुरू कर दिया गया है तो इसमें है कि सरकार 10,000 से अधिक जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने पर विचार करेगी। ठीक है, ये किसी कंप्यूटर और उसकी ग्राफिक्स की क्षमता होती है जिसके आधार पर ग्राफिक्स और डिजाइन किया जाता है। और ये इतना जो है इनिशियल है कि 10,000 जीपीयू की क्षमता स्थापित करेगी और यह स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटा सेट पर प्रशिक्षित 100 बिलियन से अधिक पैरामीटर की क्षमता वाले मूलभूत मॉडल विकसित करने में मदद करेगी। अब देखिए, इसका कहना यह है कि सरकार निजी क्षेत्र में 10,000 जीपीयू की कंप्यूटिंग क्षमता वाला एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगा। और वह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए क्या करना है और प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करते हुए 100 अरब पैरामीटर, 100 अरब पैरामीटर यानी एक उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कहा जाता है कि कितने स्तर की क्षमता उसको सिखाई जाती है। तो 100 अरब के लेवल पैरामीटर पे ये एआई को सिखाने के लिए सक्षम किया जाएगा, जो कि काफी बड़ा माना जाता है। और इससे क्या होगा कि जैसे क्या होता है कि अब ये जीपीयू ग्राफिक यूनिट है, एक एनवीडिया करके एक ग्राफिक्स बनाने वाली ग्राफिक चिप बनाने वाली कंपनी है, उसका एक A100 करके एक मॉडल है जिसकी कीमत जो है $10,000 है एक जीपीयू की। ऐसे में अगर 10,000 लगाएंगे तो देखा जाए तो 8,000 करोड़ के आसपास जो है, यानी अगर उसको $10,000 को हिंदी में करें तो 8 लाख की है। जो हमारे भारत सरकार चाह रही है कि स्टार्टअप भी हमारे यहाँ एआई सेक्टर में आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आए, केवल बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही संभव न हो पाए। आपको याद है एआई, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी का जो सीईओ आया था, उसने कहा था कि भारत में जीपीटी बनाना हो तो किस तरह से करा, भारत नहीं बना सकता है। तो सरकार बहुत पहले से ही सीरियस में ले चुकी है, भारत की जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी रख रखा है। तो सरकार चाह रही है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का बनाया जा सके जो इन स्टार्टअप कंपनियों को ग्राफिक सेवाएं दे सके, यानी ये जो कंप्यूटिंग क्षमता है वो स्टार्टअप को मिल सके, कैसे किराए पे या इस तरह से चीजें वहां पे अपना मिल सके, क्योंकि ये क्षमताएं अगर स्टार्टअप स्थापित करने लगेंगी तो शायद बहुत महंगा पड़ने लगेगा। ठीक है, या उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए स्टार्टअप फायदा तब पाएंगी जब वो उसको जो है सक्षम हो पाएंगी, तो उतनी पूंजी वो नहीं लगा पाएंगी। तो सरकार उसके लिए एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें निजी क्षेत्र के साथ
लगाने की है, और उसके लिए जो वायबिलिटी गैपिंग आएगी वो सरकार इस अपनी योजना के तहत क्या करेगी, फंडिंग करेगी। और इसी तरह से मंत्रालयों में क्यूरेशन यूनिट विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में एक एआई मार्केट प्लेस की भी स्थापना शामिल है, जो एआई अनुप्रयोग पर काम करने वाले एक सेवा और एक पूर्व प्रशिक्षित मॉडल के रूप में एआई की पेशकश करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सारी चीजें इसमें शामिल है। इसको कैसे व्यवहारिक क्रियान्वयन किया जाएगा, तो एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। देखिए एआई वही अभी जो जीपीयू और इस तरह की चीजें थी, तो एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्यान्वयन 50% व्यवहारता अंतर फंडिंग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। और इसकी गणना की कीमतें कम होती जाती हैं, तो निजी इकाई को बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उसी बजट राशि में भीतर अधिक गणना क्षमता या कंप्यूटिंग यूनिट या भी जिसको जीपीयू कह रहे थे उसको स्थापित करना होगा। और कुल परिव्यय में से 4,564 करोड़ रुपए कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के विनिर्माण के लिए ही जो है फंडिंग में किया गया है। और इसमें सबसे उन्नत जीपीयू का चयन करने की प्राथमिकता दी जाएगी। जो सबसे बेहतरीन जीपीयू है उसी को चयनित किया जाएगा, और उसके लिए 4,564 करोड़ रुपए रखा गया है वायबिलिटी फंडिंग के लिए जो है। और क्या है, डीप टेक स्टार्टअप का वित्त पोषण, यानी जो इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप हैं उनके लिए जो है वित्त पोषण के लिए सीड फंडिंग के लिए है 2,000 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित की गई है। इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर बनाया है, जो एआई के संदर्भ में जो है रिसर्च और इस तरह से कर सके कि जो नई नई तकनीक है, नए नए क्षेत्र हैं उसके बारे में जो है, जैसे देखिए स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल और डोमेन विशिष्ट फाउंडेशन मॉडल पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए इसके लिए भी 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म भी किया गया है कि इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म जो एआई नवाचार के लिए गैर व्यक्तिगत डेटा सेट जो पर्सनल नहीं है ऐसे कि वहां पे डेटा स्थापित किया जा सके, इस तरह की कुछ चीजें की जाएंगी ताकि एआई को, जैसे देखिए कोई सरकार कहीं इंडस्ट्री लगवाती है तो रोड बनाती है, बिजली स्थापित करती है, और भी सारा जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं उसको मेंटेन करती है, तब जाके वहाँ पे कोई कंपनियां लगती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना महंगा है अभी, तो उसको सरकार प्रोवाइड करा रही है ताकि हमारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं वह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर सके, और उनको लेकर जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन, सरकार की योजना है कि ऐसे 10,000 जीपीयू स्थापित किए जाएं। ठीक है, और सिर्फ एआई से जो है आगे बढ़ना है तो एआई के लिए जो है स्किल या शिक्षा का भी होना जरूरी है। इसको लेकर भी इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स योजना शुरू करने की सरकार की योजना है, जिसकी परिकल्पना ये की गई है कि यह एआई कार्यक्रमों में प्रवेश की बाधाओं को कम करने के लिए, साथ ही यह स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में एआई पाठ्यक्रमों को बढ़ाया दिया जाएगा। और इस मिशन के तहत सरकार देश भर के टायर 2 और टायर 3 शहरों में भी डेटा और एआई लैब क्या करेगा, स्थापित करेगा, ताकि जो टायर 2 और टायर 3 शहर है वहां भी एआई के कम से कम एआई के लिए जो तैयारी है, जो स्किल्स है उसके बारे में हम उनके एक फ्यूचर स्किल को, हमारे जो हमारा जो मैन पावर है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनको एआई अनुकूल या एआई प्रशिक्षित किया जा सके कि आगे जो एआई का डिमांड आएगा उस क्षेत्र में हम इनको क्या कर सकें, उस क्षेत्र के जो स्किल डिमांड है उसको हम टायर 2 और टायर 3 शहरों से भी पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये रहा अपना इंडिया एआई मिशन के बारे में, और आज के बारे में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, आप लोग पढ़िएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।